नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु लिखित अगली कहानी आजाद परिंदे। शीर्षक से ही पता चलता है कि इस कहानी में जो पात्र है वह आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं। अतः फणीश्वरनाथ रेणु लिखित यह कहानी बालकों की भावनाओं पर आधारित कहानी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले बच्चों पर संस्कार करने वाली या संस्कार की शाला परिवार होती है। परिवार में जहां बच्चा पलता है, बड़ा होता है, वहां उस पर संस्कार किए जाते हैं। अतः मनुष्य के जीवन में सबसे पहले संस्कारों की शाला अगर कोई है, परिवार है। परिवार में उस पर अगर अधिक अच्छे संस्कार मिलते हैं तो बच्चा निश्चित रूप से जीवन में आगे जाकर अच्छा इंसान बनता है। परंतु बच्चों पर संस्कार करते वक्त उनकी मानसिकता का, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी मानसिकता का ख्याल नहीं रखा जाता और हर वक्त उन्हें नाबालिग समझकर उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है या उन्हें गालियां दी जाती है, तब ऐसे बच्चे संस्कारशील होने के बदले आवारागर्दी अधिक करने लगते हैं या बिगड़ने लगते हैं। ऐसे बिगड़े हुए बच्चों की भावनाओं को प्रस्तुत कहानी में प्रस्तुत किया है या चित्रित किया है। परंतु जब ऐसे बच्चे आवारागर्दी करने लगते हैं, उन्हें अपना परिवार, अपना घर अच्छा नहीं लगता और वह अपने घर को छोड़कर आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं। अतः बच्चों पर संस्कार करते वक्त माता पिता को या परिवार वालों को बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो अगली आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से बिगड़ जाती है और उन्हें अपने परिवार के प्रति न प्यार रहता है, न अपनापन रहता है। वह अपने घर से दूर जाकर आजाद परिंदे की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। ऐसे बच्चों की भावनाओं को प्रस्तुत करने वाली कहानी है आजाद परिंदे, जिसे लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। आज इस कहानी की हम कथा वस्तु देख लेंगे। कहानी के तथ्य की ओर आने से पहले हमने पहले ही बताया है कि पात्रों का परिचय अगर हमें होता है तो हम निश्चित रूप से उस कहानी के तथ्य को आसानी से समझ सकते हैं। अतः सबसे पहले आजाद परिंदे इस कहानी के पात्र। प्रमुख पात्र दो हैं। दो बच्चों के जीवन पर आधारित कहानी है और जब बच्चे अकेले पढ़ते हैं और अपने परिवार वालों से दूर जाते हैं तब उन्हें अपने दोस्तों की या ऐसे किसी दोस्त की जरूरत महसूस होती है जो उसकी भावनाओं को समझ सके। ऐसे दोस्त की खोज में वह रहते हैं। ऐसे ही दो दोस्तों की कहानी है जो नाबालिग है। इस कहानी के प्रमुख पात्र है हरबोलवा। ग्रामीण पात्र है और ग्रामीण पात्र होने के कारण ग्रामीण शब्द, क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु जी एक अंचलिक कथाकार है। अंचलिक कथाकार होने के कारण उनके अंचल के पात्र है, उसी के अनुसार अंचलिक शब्दों का ही प्रयोग, अंचलिक भाषा शैली का ही प्रयोग उनकी कथ्य में अधिक मिलता है। पहला पात्र है हरबोलवा, दूसरा पात्र है सुदर्शन। सुदर्शन यह प्रमुख पात्र है दो बच्चों के जो नाबालिग हैं। इनकी भावनाओं का ख्याल किस प्रकार इस कहानी में प्रस्तुत किया है देखेंगे। गौण पात्र केवल नामोल्लेख है, इन पात्रों का ध्यान में रखिए। कोचवान, बग्गी गाड़ी का कोचवान यानी बग्गी गाड़ी चलाने वाला कोचवान। स्कूल का दरबान फरजन। सुदर्शन की माँ, सुदर्शन का सौतेला बाप। हरबोला की मौसी डफाली, हरबोला का मौसा और अमजद मिस्त्री। अमजद मिस्त्री जो जमींदार है, वह नौकरी दिलाने के लिए जामीन दिलाता है। फरजन हरबोला का दोस्त है। देख लीजिए इस
कहानी का तथ्य किस प्रकार है। कहानी का प्रारंभ फणीश्वर नाथ रेणु जी ने आवारागर्दी से ही किया है। आजाद परिंदे फणीश्वर नाथ रेणु लिखित ऐसी कहानी है जो बालकों की मानसिकता पर आधारित है। परिवार में अगर बच्चों को नाबालिग समझकर हर वक्त उन्हें पीटा जाता है तब वे बच्चे परिवार से दूर जाना चाहते हैं और आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं। अपनी बात सुनने वाला दोस्त अगर मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं। ऐसे दोस्त की वह खोज में होते हैं जो उसकी बात सुन सके। ऐसी ही इस कहानी का तथ्य है। ऐसे ही आजाद जिंदगी जीने की चाहत रखने वाले दो दोस्तों की यह कहानी है। अतः ये दो दोस्त किस प्रकार अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहते हैं देख लीजिए। आजाद परिंदे इस कहानी के दो बच्चों के नाबालिग होने के कारण परिवार वाले उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, जिनके नाम है हरबोलवा और सुदर्शन। दोनों भी मगर गश्ती करते फिरते हैं, अर्थात व्यर्थ घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं। कहानी का प्रारंभ हरबोलवा के आवारागर्दी से ही हुआ है। वह सब्जी बाग की कसाई गली से निकलकर अपनी मौसी को मिलने के लिए पगल खनवा जा रहा है। इसीलिए बग्गी गाड़ी के पीछे पायदान पर वह खड़ा रहता है। जब बग्गी गाड़ी के कोचवान को मालूम होता है कि पीछे पायदान पर कोई खड़ा है, आवारा लड़का खड़ा है, तो उसे गाली देता है। जैसे ही वह उस पर क्रोधित होता है, हरबोला बग्गी गाड़ी की पायदान से नीचे उतरता है और एक गली में घुसता है, जिस गली में एक छोटी बच्चियों का स्कूल है, जहां वह 3 मिनट के लिए खड़ा रहता है। उसे देखकर दरबान उसे पहचानता है, क्योंकि कुछ दिन पहले हरबोला ने उसके बकरी का दूध दुह लिया था। इसीलिए दरबान उसे पहचानता है और वहां से हटकता है, उसे गाली देता है। तब हरबोला उस पर क्रोधित होता है। 3 मिनट में क्या होता है, यह बात फरजन की बात उसे याद आती है। फरजन उसका दोस्त है, क्योंकि फरजन 3 मिनट के लिए घर पहुंचने में उसे देरी हो गई थी। उसके मामू ने उसका नाश्ता बंद कर दिया था। तो हरबोला कहता है कि उसका तो एक दिन का खाना ही बंद होता है, ऊपर से मार खानी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है, सो बात अलग। यानी उसे अपने दोस्त फरजन की बात याद आती है। दरबान से लड़ते वह गली से बाहर निकलता है, तब कुछ बच्चे गधे की पूंछ में फटा कनस्तर बांध रहे हैं। हरबोलवा उन्हें मदद करता है। वहां सुदर्शन है और सुदर्शन से उसकी मुलाकात होती है। हरबोलवा से वह प्रभावित होता है और वह उसे छोड़ता ही नहीं, जिसे सौतेला बाप मारता है। उसकी माँ की शादी दूसरी शादी हो गई है। वह सौतेला बाप सुदर्शन को हर वक्त मारता है। इसी वक्त उसका बाप भी वहां आता है, उस पर गुस्सा करता है और घर जाने के लिए कहता है। और इतना ही नहीं तो वह उसे कहता है, एक ना एक दिन तुम्हारी चमड़ी उतरनी पड़ेगी, तब जाकर तू सुधर जाएगा। यह सुनकर सुदर्शन बहुत डर जाता है, परंतु वह अपने घर नहीं जाना चाहता। वह सुदर्शन कहाँ रहता है वह हरबोला को बताता है। पीर साहब के मजार के पास ही वह रहता है। उंगली से वह इशारा करते हुए बताता है। हरबोलवा के साथ मौसी के घर जाना चाहता है, परंतु हरबोलवा के साथ अभी अभी सुदर्शन की मुलाकात हो गई है, अभी अभी उसकी पहचान हो गई है, परंतु सुदर्शन उसके साथ चिपक ही जाता है और उसके मौसी के घर जाने की जिद करता है। बीच रास्ते में कॉरपोरेशन के टूटे हुए पाइप के पानी में वो दोनों नंगे नहाते हैं, बहुत समय तक मजा लेते हैं। इतने में उस मोहल्ले का डफाली अपनी टोली को लेकर वहां आता है और वहां
आने के बाद उन्हें हटकने का प्रयास करता है, परंतु सुदर्शन उसे पहचानता है, इसीलिए वह वहां से भाग निकलता है। इस प्रकार ये दोनों जब मिल जाते हैं तो रास्ते में आवारागर्दी करते करते फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मजा उठाते रहते हैं। मौसी के घर जाने के बाद भी मौसी उसे घर में नहीं लेती, कारण घर में लाल कमीज वाला आदमी बैठा था। उसका मौसा तो बरौनी में रहता है और यह आदमी कौन है यह बात सुदर्शन उसे बताने का प्रयास करता है, लेकिन हरबोला का उस पर विश्वास नहीं है। वापस लौटते वक्त वह फिर से कारपोरेशन के बम पर रुकते हैं। उस वक्त मखनिया कुआं के पास भी स्कूटर और रिक्शा का एक्सीडेंट होता है, वहां भी वह पहुंचते हैं, लेकिन वहां से सारे लोग चले गए हैं, लोगों को अस्पताल ले गया है। इस प्रकार वह हर वक्त केवल आवारागर्दी करते ही घूमते रहते हैं। तब सुदर्शन उसे कहता है कि वह दफ्तरी की दुकान में काम करता है, जिसमें से केवल 15 रुपए मिलते हैं, परंतु सदी हुई बासी लेई की गंध के कारण वह काम छोड़ना चाहता है। लेई यानी चिपकने वाला गंध या फेविकॉल कह सकते हैं। ऐसे जो गेहूं से बनाया जाता है, ऐसे लेई की गंध के कारण वह काम छोड़ना चाहता है और वह लौन सलीमा के पास एक टन भाजा कंपनी है। इस भाजा कंपनी में वह काम करना चाहता है, क्योंकि इस कंपनी में काम करने वाले बच्चे बिल्कुल आजाद है, अपनी मर्जी से जीते हैं और बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। जहाँ 20 रुपए महीना मिलते हैं, आजादी का काम है, परंतु उसका बाप इसे विरोध कर रहा है, कारण दफ्तरी से उन्होंने 200 रुपए एडवांस लिए हैं और ये टन कंपनी वाले हैं वह केवल 100 रुपए ही मिले देंगे, इसीलिए उसका बाप विरोध कर रहा है, परंतु वह कंपनी में ही काम करना चाहता है, जिसके लिए जमानत की जरूरत होती है और वह जमानत उसके मोहल्ले का अमजद मिस्त्री ही देता है, उसकी जमानत लेनी पड़ती है। हरबोला अपने घर वापस जाना नहीं चाहता। हरबोला अपने घर वापस जा रहा है, लेकिन सुदर्शन अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। जब हरबोला अपने घर वापस जा रहा है तो सुदर्शन नाराज होता है, उसकी तरफ इस तरह देखता है कि उसकी आंखें देखकर हरबोला भी पिघल जाता है। सुदर्शन की आंखों में न जाने क्या देखा कि हरबोला रुक गया और कहता है, आज घर जाने में डर लगता है। या सुदर्शन, ध्यान में रखिए टाइपिंग में गलती हो गई है। उसकी अवस्था देखकर सुदर्शन के गले में हाथ डालकर हरबोला कहता है कि नौकरी मिल जाएगी। दोनों दोस्त हंसते हंसते कहते हैं, नौकरी हम तो पाकर ही रहेंगे, कारण नौकरी पाने के लिए अब हम अहमद मिस्त्री को तेल लगाएंगे। हमारा घर परिवार रिश्ते नाते सब गए तेल लगाने, अब हम तेल लगाएंगे अहमद मिस्त्री को, लगाएंगे कंपनी की नौकरी के लिए जो करना पड़ेगा वह करेंगे, पर अब लौटकर नहीं जाना, थूक है घर को। अर्थात ये दो दोस्त ऐसे हैं, हरबोला को भी मार पड़ती थी, उसका खाना छूट जाता था 3 मिनट की देरी होने के बाद, और इसका तो सुदर्शन का तो सौतेला बाप है, वो उस पर अत्याचार करता है, उसे मारता है। अब तो उसने धमकी दी है चमड़ी उतेरने की, इसलिए सुदर्शन घर नहीं जाना चाहता। ये दोनों दोस्त मिल जाते हैं और घर न लौटने का निर्णय करते हैं और आजाद परिंदी की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। इस प्रकार बच्चों पर अगर अधिक मारपीट की जाए तो बच्चे अपने घर से दूर हो जाते हैं। यहाँ बच्चों की भावनाओं को प्रस्तुत किया है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने आजाद परिंदे इस कहानी में। इस कहानी का कथ्य या समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।